नमस्कार दोस्तों। आज हम एथिक्स में तीसरा लेसन लेकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम भावनात्मक समझ के टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इससे पहले मैंने 2 लेसन करवा दिए हैं। आप इससे ये लेसन अभी देख रहे हो, तो इससे पहले लेसन फर्स्ट और सेकंड ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक क्रमिक सीरीज़ है और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही जल्दी यानी 7-8 दिनों में एथिक्स के सिलेबस को हम पूरा कर लें। और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अच्छे नोट्स भी वहाँ पर, जो मेरी मॉक टेस्ट सीरीज़ के इसके अलावा टेस्ट हैं और नोट्स वहाँ पे मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज का हम समझने की कोशिश करते हैं कि भावनात्मक समझ क्या होती है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। और यहाँ से यूपीएससी में लगभग प्रत्येक ईयर एक क्वेश्चन पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। एक बार आपने छोटा सा ये टॉपिक समझ लिया तो इस क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इतना सपाट होता है कि इजीली इसमें अच्छे मार्क लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। आई इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यानी भावनात्मक समझ क्या है। तो इसमें यह है कि स्वयं की भावनाओं को पहचानते हुए या समझते हुए दूसरों की भावनाओं को समझना, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल व समझदार तरीके से निर्णय कार्य की दिशा में करने को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। शॉर्ट में यदि हम समझे तो सीधा सा मतलब है कि आप इतने इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति हो कि सामने वाले की जो भी समस्याएं हैं या सामने वाला क्या चाहता है आपसे, आप उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कोई हेल्प कर पाते हो। तो वो आपका दिखाता है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना अच्छा है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इसमें ये होता है कि किस प्रकार हम अपने विचारों का प्रबंधन कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी जो भी निर्णय क्षमता है उसको हम उपयोग में ले सकते हैं, और किस प्रकार हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें ये काम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। कभी कभी तुलना होती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस हम आईक्यू की तुलना करते हैं कि किसी की बुद्धिमत्ता कितनी है, किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। तो इसमें ये आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें अच्छा माना जाता है, व्यापक माना जाता है। और जिस व्यक्ति का एक तरह से कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, वो व्यक्ति हमेशा हम जानते हैं कि समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। जैसे हम बड़े व्यक्तित्व का एग्जाम्पल दें, जैसे महात्मा गांधी जी है, विवेकानंद है, आदि के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं सामान्य भाषा में कि भावनात्मक समझ क्या होती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इंट्रोडक्शन में आप बताओ इमोशनल इंटेलिजेंस की जो परिभाषा है, शॉर्ट में बताओ, 2-3 लाइन में आराम से इसको बता दो। इसके बाद में आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाना चाहिए। देखो, ऐसा आप डायग्राम आपको बनाना है कि ऐसा डायग्राम बना दो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो भी अंग है, कौन कौन से इसके अंग है, ऐसा एक डायग्राम बना दिया। तो उसमें बता दिया भाई जैसे इसमें ऐसा डायग्राम बन सकता है। और ये बताया डेनियल गोलमैन ने, विचारक जो है डेनियल गोलमैन, जो विचारक है, उन्होंने ही मुख्य रूप से इमोशनल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है वो बताया था। तो आप इसको ऐसा भी बता सकते हो कि डेनियल गोलमैन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस के अवयव कौन कौन से हैं। तो इसमें पॉइंट आ जाएंगे। आप यहाँ एक एक पॉइंट दर्शाते जाओ कि स्वयं जागरूकता यानी खुद के प्रति जागरूकता, और स्वयं प्रबंधन, यानी स्वयं प्रबंधन का मतलब होता है जो भी आप लोगों के सामने समस्या आती है या जो भी आप कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो किस प्रकार अपने आप को आप मैनेज कर पाते हो। और इसके अलावा स्वयं प्रेरणा, इसमें यह है कि जैसे सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौती आती है, तो हम किस प्रकार, देखो, मानसिक स्थिति अपनी बनती है, किस प्रकार हम जो भी परेशानी आती है उनको हम प्रबंधन करते हैं और एक सही निर्णय लेते हैं, तो ये दिखाता है। इसके अलावा हम कर सकते हैं कि जैसे स्वयं जागरूकता, हम किस किस प्रकार अपने आप को जागरूक रखते हैं, किस प्रकार आसपास के इन्वायरमेंट के प्रति हम जागरूक हैं, लोगों की भावनाओं के प्रति जागरूक है, सामाजिक परिस्थिति के प्रति हम कैसे जागरूक है, तो ये भी इसमें शामिल होता है। इस प्रकार संबंधों का प्रबंधन करना, यानी हम हमारी फैमिली में किस प्रकार हम एक जो भी हमारे रिलेशन है उनके साथ हम किस प्रकार हमारे संबंधों को मजबूत बना सकते हैं, अच्छे प्रेम और जो वात्सल्य है इनके आधार पर हम गहराई पर उनको ले जा सकते हैं। किस प्रकार हमारे सामाजिक संबंध हो सकते हैं, किस प्रकार हमारे जो प्रोफेशनल संबंध है वो हो सकते हैं। तो ये सब मिला के किस में आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में। और ये बात तय है कि जिस व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होता है ना, वो बड़ा व्यक्ति बनता है। हम जान सकते हैं कि जितने भी बड़े व्यक्तित्व हैं उनमें एक पॉइंट ये कॉमन है कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई था। तो इस प्रकार ये सिंपल भाषा में हमने समझने की कोशिश की कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, भावनात्मक समझ क्या होती है। ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं कि इनकी क्या प्रासंगिकता है। यदि हम आईएएस के हिसाब से देखें या प्रोफेशनल लाइफ में देखें, तो किस प्रकार इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है उनकी क्या प्रासंगिकता होती है। तो इससे ये प्रासंगिक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस प्रकार हम इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित कर सकते हैं। या इसमें कभी कभी ये आता है, चर्चा में रहता है क्या कि इमोशनल इंटेलिजेंस जन्मजात होता है या इसे विकसित करना होता है, या ये जन्मजात प्रतिभा होती है या समय के साथ इसको सीख सकते हैं। तो इसमें यदि हम माने तो इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्मजात प्रतिभा नहीं होती है।
मतलब इसको हम समय के हिसाब से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? किस प्रकार जैसे हम आस-पास का हमारा वातावरण कैसा है, हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, किस प्रकार हम कौशल विकास प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मतलब कुल मिलाकर ये कि जैसे आप लोगों के सामने कोई संकट आता है, मतलब लगातार आप एक तनाव की स्थिति में रहते हो कि कोई समस्या आ रही है, तो आप उनको प्रबंधन कर सकते हो। कैसे कि डेली लाइफ में आप योगा करो, मेडिटेशन करो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखा जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार में लाकर अपनी जो मानसिक क्षमता है, जो निर्णय क्षमता है, उसको हम परिपक्व प्रदान कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो इस ये काम आता है कि हम किस प्रकार एक एज़ अ सिविल सर्वेंट इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें कि जो वंचित वर्ग है, जो भी हमें कार्य दिया गया है कि हम किस प्रकार हम वीकर सोसाइटीज़ के लिए काम करते हैं। किसी भी मतलब कोई भी डिसीज़न हमें करना हो तो हम किस प्रकार उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा अच्छे निर्णय हासिल कर सकते हैं। तो ये बात होता है, अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं, सॉरी। तो इसमें ये होता है कि किस प्रकार हम इसको समझते हैं कि प्रासंगिक है। जैसे कार्यों का प्रभावी व दक्ष प्रबंधन। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्ति, मतलब इसमें क्या होगा कि लक्ष्य प्राप्ति बहुत ही आसानी से हो सकती है। इसकी प्रासंगिकता है कि क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस को इतना महत्व दिया जाता है? क्यों मतलब सिविल सेवा के अंदर भी हम जानते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ ऐसे जो कौशल विकास के मामले हैं उनको शामिल किया जाता है कि किस प्रकार हम सिविल सेवा में या सिविल सेवकों का इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसकी प्रासंगिकता है। इसके अलावा जैसे तेज़ी से बदलते हुए सामाजिक मूल्यों में हम देख सकते हैं कि असमानता है, वंचित वर्ग का हमें कल्याण करना है, सरकारी योजनाओं को यदि सफल बनाना है तो वहाँ पे भी हमें ये देखना होगा। इस प्रकार हमें संसाधनों का सदुपयोग करना है, तकनीकी सक्षम बनना है। नेतृत्व और टीम वर्क में भी ये होता है कि जैसे कोई भी लीडर होता है, वो हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर चलता है और वो ये जानता है कि उसकी टीम क्या चाहती है, या वो ये भी जानता है कि उसकी टीम को किस प्रकार हम मोटिवेट करना है, किस प्रकार लक्ष्यों को जल्दी हासिल करना है। तो वहाँ पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा प्रशासन के अंदर जैसे हम जानते हैं कि इंटरपर्सनल जो स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, उसके अंदर ही इसके बहुत अच्छा रोल है। मानसिक तनाव प्रबंधन है, क्षमता में वृद्धि है, आशावादी दृष्टिकोण है, सूचना व समय का बेहतर प्रबंधन है। तो कुल मिलाकर ये बात हो गई कि इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि यदि इसको हम किस प्रकार विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे थोड़ा-सा मतलब कुछ मेरे पुराने नोट्स थे, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं साथ ही साथ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3-4 साल से जैसे मैं लगातार मेंस दे रहा था, और तो इस समय कुछ न कुछ जो भी वैल्यू ऐड हुआ उसको मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की। तो कुछ नोट्स यहाँ पे और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी थी, सिंपल परिभाषा यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है कि स्वयं को समझना और सामने वाले को समझना, अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना, सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखना और उसके अनुसार निर्णय लेना। तो ये तो सिंपल सी एक परिभाषा है मतलब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की। एक बार और थोड़ा-सा इसको मतलब पढ़ लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं की भावनाओं को समझते हुए अपने समूह की भावनाओं को भी समझना और संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भावनाओं का विनियमन या नियंत्रण व संतुलन स्थापित करने की क्षमता है, जिसका अंतःपरस्पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ही आसान है, मतलब इसको कहीं-कहीं एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो इसको संवेगात्मक बुद्धि भी लिखते हैं, कभी-कभी भावनात्मक समझ भी लिखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसको बोलते हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न मत होना। आप इंग्लिश वाला वर्ड है ना, इसको पकड़ के चलना है एकदम, इमोशनल इंटेलिजेंस को। इसमें जैसे एक हम जानते हैं कि जैसे सुकरात का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि मतलब ये कि स्वयं को जानो। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए होता है कि सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए कि आप क्या हो? मतलब किस प्रकार आप सोचते हो, किस प्रकार आपकी मानसिक स्थिति है, किस प्रकार आप कितना सकारात्मक रहते हो, कितना मतलब अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करते हो, कितना फ़ास्ट आप निर्णय लेते हो, कितना आप दक्ष हो। तो ये मतलब होता है कि स्वयं को जानो। ये एक अच्छा मतलब वाक्य, अच्छा कोटेशन है जो आप जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई क्वेश्चन आए ना, तो वहाँ पे सुकरात का ये कोटेशन आप इस्तेमाल करना। आप मतलब हो सकता है शुरू से ये कर लो कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का ये क्वेश्चन आए, तो आप है ना इंट्रोडक्शन में सुकरात का ये वाक्य लिख सकते हो कि नो थाईसेल्फ, यानी स्वयं को जानो। यानी इसमें ये होता है कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर हम जो फैसला करते हैं, इसमें कई सारी सारी चीज़ें शामिल होती है। तो आप इसको बता सकते हो। आगे जैसे है कि सुकरात के अनुसार, मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है कि सुकरात के अनुसार ज्ञानी वही है जो सद्गुणी है। और सद्गुणी वही है जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को समझते हुए नैतिक आचरण करता है। हो सकता है मतलब देखो ऐसा भी कोई कोटेशन एग्ज़ाम में आ जाए, है ना? कोटेशन वाले क्वेश्चन एथिक्स में आते हैं ऐसा। तो ऐसा सुकरात का कोई कोटेशन आया है ना? तो उसके अंदर भी आप है ना इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो। जैसे आपको ये पता नहीं कि इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपका ये पढ़ा हो कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में सुकरात का ये कोटेशन कहीं न कहीं पढ़ा है। तो आप है ना फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी बात कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब ये होता है कि सुकरात के अनुसार ज्ञानी वही है जो सद्गुणी है, मतलब अच्छे गुण वाला है। और सद्गुणी वही है जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए नैतिक आचरण करता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब सद्गुणी जो व्यक्ति होता है ना, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है और वो उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे निर्णय करता है, यानी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार वो अच्छे डिसीजन लेता है। तो आप इसको बता सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पर
अभी हमने पहले बात की थी कि आप ऐसा ऐसा डायग्राम भी बनाओ। डायग्राम कैसे बन सकता है? ऐसा बन सकता है, गोल बन सकता है, चौकोर बन सकता है, मतलब अच्छे अच्छे डायग्राम। लेकिन डायग्राम के बिना आपको कोई भी उत्तर नहीं लिखना है। ये बात आप हिंदी मीडियम में गांठ बांध लेना कि अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो हमें हर क्वेश्चन के आंसर में एक डायग्राम तो पक्का डालना है। और ये कैसा आएगा? ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, और ये मतलब लिख लोगे ये बात को। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे आप कोई मॉक टेस्ट लिखते हो, तो जैसे क्वेश्चन के ऊपर ही पेंसिल या पेन से पहले मार्क करोगे कि मुझे एक डायग्राम बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन में मुझे एक डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो वो फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा। और अब ये कोशिश करनी है कि बिना डायग्राम के एक भी क्वेश्चन हमें नहीं लिखना है। तो इसके अलावा जैसे इसमें ऐसे भी डायग्राम अच्छे माने जाते हैं, ऐसे भी डायग्राम भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, एग्जाम में आप बना सकते हो। कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल हो सकता है, तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे भावनात्मक समझ में क्या होता है, टीम वर्क, मतलब एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्वयं की भावनाओं को प्रबंधन कर सकते हैं, निर्णय क्षमता में काम आ सकता है। जैसे यदि सिविल सेवा का कोई एग्जाम्पल देना हो, जैसे आप एज ए डीएम नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, और वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कोई हिंदी बेल्ट का, या मतलब जानते हैं, या रीजनल लैंग्वेज का कोई मतलब एस्पिरेंट आईएएस बनता है, और वो उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो वहाँ की लैंग्वेज तो नहीं समझ पाता, या हम जानते हैं कि कहीं न कहीं उनके साथ ऐसी समस्या आती है। लेकिन यदि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है ना, तो वो बहुत जल्दी से है ना, वहाँ की जो संस्कृति है, भाषा है, उसके वो सीखने का प्रयास करेगा। ये उसका मतलब दिखाएगा कि कितना वो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, और वो अच्छा कार्य कर पाएगा। मतलब अच्छा, मतलब हम मान सकते हैं कि उसके पास कोई बहाना नहीं होगा कि मुझे ये काम नहीं करना है। वो उसके सामने जो चुनौती आएगी ना, वो क्या करेगा? उनको एक अवसर के रूप में लेगा, और अच्छे से मतलब उसको कार्य को कर पाएगा। तो ये दिखाता है कि कितना उनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। तो आप जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आए, तो उसमें ऐसे मतलब अच्छे डायग्राम और अच्छे एग्जाम्पल जरूर देना। इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे कि प्रशासनिक निर्णय, कल्याणकारी कार्य, आत्म प्रबंधित, सॉरी यहाँ पे आत्म प्रबंधित और आत्म प्रेरित वर्ड लिखा हुआ है। तो आप ऐसे डायग्राम जरूर बनाना। इसके अलावा जैसे इसमें ये भी होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका अच्छा होता है, वो क्या करता है? आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति रखता है। यानी उसमें अच्छी मतलब क्षमता होती है कि वो पेशेंस बनाए रखता है। जो भी उनके सामने चुनौती आती है, उनको सही से मतलब स्वीकार करता है, और फिर उनका अच्छा सा सॉल्यूशन निकालता है। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। और इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ये देखते हैं। देखो, मैं मुझे जहाँ तक लगता है ये टॉपिक तो सभी को समझ में आ जाता है, ठीक है? अब मेन बात होती है कि किस प्रकार एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है, तो उसको हम किस प्रकार 150 वर्ड में कम समय में उसको लिख पाते हैं। जैसे इस साल 2020 की एग्जाम में, 2020 की मेंस की एग्जाम में, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन आया है, और उसको हम कोशिश करेंगे अच्छा सा लिखने की कोशिश करें कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। आप कंफ्यूजन मत हो ना कि अभी तो हमने पढ़ा था भावनात्मक समझ क्या है। तो ये मतलब अलग अलग हिंदी अनुवाद के हिसाब से होता है, लेकिन आप इंग्लिश के वर्ड देखना। इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, तो उसके मुख्य घटक क्या है? पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सबसे पहले तो डिमांड ये कि इसको देखो, क्वेश्चन को जब भी आप आंसर लिखने में आपको दिक्कत हो ना, आप क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ो। कि एक तो हो गया मतलब संवेगात्मक बुद्धि, यानी एक पार्ट तो ये लिखना है। इसके मुख्य घटक क्या है? दूसरा पार्ट ये लिखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तोड़ना सीख रहे हैं कि एक पार्ट हो गया संवेगात्मक बुद्धि, दूसरा पार्ट हो गया मुख्य घटक, ठीक है? और क्या उन्हें सीखा जा सकता है? देखो यही तो बात है ना, कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सीखा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है, बात करेंगे अभी। तो तीसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है? विवेचना करनी है, यानी इसके पक्ष विपक्ष आप लिख सकते हो कि क्या ये सीखा जा सकता है या नहीं सीखा जा सकता है। विवेचना वर्ड जब भी है ना, तो थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब पक्ष विपक्ष हम तार्किक रूप से बता सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि हाँ सीखा जा सकता है, तो उसके पक्ष में तर्क देना है। एक ये हो सकता है कि नहीं नहीं सीखा जा सकता, ये तो जन्मजात होता है, तो उसके पक्ष में भी अच्छे तर्क देने हैं, ठीक है? जो आपकी मर्जी है वैसा लिखने की कोशिश करो, लेकिन अच्छे तर्क आपके पास होने चाहिए। तो क्वेश्चन को हमने क्या तोड़ा कि एक पार्ट में लिखना है संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, यानी कहाँ लिखना है? इंट्रोडक्शन में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है इसके बारे में। फिर इसके मुख्य घटक क्या है, तो इसका क्या बनाना है? इसका डायग्राम बना देना है। फिर क्या है, क्या इसे सीखा जा सकता है? तो ये बॉडी पार्ट हो गया। बॉडी पार्ट में दो पार्ट हो गए, पक्ष और विपक्ष, ठीक है? और फिर लास्ट में अच्छा सा निष्कर्ष लिख देना है। तो क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, जब भी आपको दिक्कत हो ना, तो क्वेश्चन को तोड़ो, और जो क्वेश्चन के पार्ट है ना, उन्हीं की हेडिंग बनाओ। दिक्कत आए ना कि बॉडी पार्ट में हेडिंग कौन सी बनाई, तो क्वेश्चन के मेन पार्ट की हेडिंग बनाएंगे। देखते हैं आगे कैसे लिखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो यही है कि स्वयं की भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को कदर करना या समझने का प्रयास करना, और उसके हिसाब से अपने ज्ञान कौशल का उपयोग करके एक मतलब अच्छा सा डिसीजन लेना। यही मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब इसके क्या थे? मुख्य घटक थे। देखो, अपनी तरफ से कोई हेडिंग नहीं बनानी, ये हेडिंग हमने कहाँ से बनाई? क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम जानते हैं कि डेनियल गोल्डमैन के अनुसार उसके मतलब ये घटक है: स्वयं जागरूकता, स्वयं प्रबंधन, स्वयं प्रेरणा, सामाजिक जागरूकता, संबंधों का प्रबंधन, ठीक है? और बाद में बॉडी का पार्ट में क्या था कि किस प्रकार इसको सीखा जा सकता है। तो इसके हमें पक्ष में तर्क देना है। देखो, विवेचना वाला क्वेश्चन है, तो उसको पक्ष विपक्ष लिखना है। तो पक्ष में हम तर्क देंगे कि संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है, ये जन्मजात नहीं होते हैं। इन्हें शिक्षा, बुद्धि, कौशल, योग, ध्यान आदि के द्वारा विकसित किया जा सकता है।
तो ये हमने पहला पक्ष हमने लिया कि भाई हमने तो इसके पक्ष में लिखना है कि ये सीखा जा सकता है, जन्मजात नहीं होता। ठीक है। तो इसके पक्ष में हमें अच्छे तर्क देने, तो ये हमने बात की कि भाई ये जन्मजात नहीं होता, इसको हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? अपना जैसे कैसे पालन पोषण होता है परिवार में, आसपास समाज से हम क्या सीखते हैं, शिक्षा से क्या सीखते हैं, एजुकेशन से मतलब, और इसके अलावा बुद्धि कौशल योग ध्यान आदि के द्वारा हम सीख सकते हैं। अब देखो अच्छा सा एग्जाम्पल देना है, बिना एग्जाम्पल के तो स्टेटमेंट लिखोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। तो एक अच्छा एग्जाम्पल लिखना, जैसे यहाँ पर दिखा है कि महात्मा गांधी बचपन से ही मतलब हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थे, अभी तो समय के साथ अनुभव के साथ उन्होंने इन गुणों को सीखा है मतलब। ठीक है। फिर हम बता सकते हैं कि मदर टेरेसा भावनात्मक समझ में मुख्य रूप से करुणा व समानुभूति जैसे गुण प्रमुख थे, जो उनके द्वारा आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा से अर्जित किए गए थे। उन्होंने माना है कि उनके किस प्रकार उनका पालन पोषण हुआ था, किस प्रकार उनकी जो नैतिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की, वहीं से उन्होंने ये विचार सीखे हैं और समय के साथ मतलब और अच्छे डेवलप हो गए। तो कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, ये तो मतलब समय के साथ सीख सकते हैं। और पक्ष में एग्जाम्पल देते हैं, देखो एग्जाम्पल देते हुए अपने स्टेटमेंट को आप बता सकते हो कि जैसे राजस्थान के जो बिश्नोई या विश्नोई समाज है में पर्यावरण के प्रति संवेगात्मक समझ उनकी परंपरागत संस्कृति का पार्ट है। ठीक है, इसलिए नई पीढ़ी क्या कर रही है, उनका लगातार अनुसरण कर रही है। तो हम बता सकते हैं कि ये भी उनके द्वारा सीखा गया है, मतलब जन्मजात नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि वो जन्म से उनको सिखाया जा रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना भाई वो मतलब जन्म से ही सीख के आए हैं, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा हम प्रशासनिक नेतृत्व को कोई एग्जाम्पल लें कि जैसे प्रशासनिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से भावनात्मक समझ प्रशिक्षण के द्वारा सिखाई जा सकती है, जिसमें एक प्रशासक द्वारा स्वयं की भावनाओं को प्रबंधन करते हुए विकट परिस्थिति में साहस व नेतृत्व का गुण अहम है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, वहाँ पर ऐसे गुण सिखाए जाते हैं। हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर ऐसे मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि किस प्रकार उनको हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस बनाई जा सके, ताकि कैसी भी परिस्थिति आए वो मतलब डटे रहे, निडर होकर अपने कार्यों को सही से कर पाए। तो मतलब इसका मतलब साफ बात है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा जा सकता है। हमने 3-4 तर्क दिए एग्जाम्पल के साथ में। अब थोड़ा-सा कुछ आलोचक आलोचना भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की क्या है, जो टेल वर्ड क्या है? विवेचना। इसलिए हम थोड़ा-सा आलोचना करते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्मजात प्रतिभा मानते हैं। ठीक है? अलग-अलग व्यक्ति की सोच, परिवार, समाज व संस्कृति में संवेगात्मक समझ का भी अलग-अलग स्तर होता है। इसके अलावा साक्षरता, निरक्षरता के अनुसार भी संवेगात्मक समझ का स्तर अलग-अलग होता है। तो इसमें इतने मजबूत तर्क हमारे पास नहीं थे कि यार कैसे लिखें इसको, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें थोड़ा बहुत लिखना है। तो कोशिश की, जो भी आइडियाज़ थी, किस प्रकार आलोचक जो होते हैं वो कहते हैं कि कई बार कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ये भी जन्मजात प्रतिभा होती है। ठीक है? उसे लिखने की कोशिश की। लास्ट में एक अच्छा-सा आपका निष्कर्ष होना चाहिए कि अतः कहा जा सकता है कि संवेगात्मक समझ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में कौशल, नेतृत्व, प्रबंधन जैसे गुणों का विकास कर राष्ट्र हित में इसका उपयोग किया जा सकता है। एक अच्छा-सा मतलब पॉजिटिव निष्कर्ष आपको लिखना है क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो ये इस प्रकार आज का लेसन यहीं समाप्त होता है, और हम कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से किस प्रकार हम बहुत जल्द है ना एकदम शॉर्ट रूप में इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि मतलब आप इन लेसन पर विश्वास करना यार, क्योंकि ये मेरे कितने सालों का अनुभव है, और लगातार मेरे इथिक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मतलब 105, 126 हिंदी मीडियम, आप जानते हो कि 100+ मार्क्स जीएस के पेपर में लाना बहुत अच्छी बात है। एक मतलब एक कह सकते हैं कि अच्छा मतलब एक मार्किंग पैटर्न हो सकता है ये। तो मेरा जो अनुभव है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लेसन में बताने की कोशिश की है। अब ये हो सकता है कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स है ना, मेरा ये वादा है कि आपके सहपाठी जो कि किसी को पेड कोचिंग के इथिक्स के कहीं लेसन देख रहे हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप उनको टक्कर दोगे ये लेसन सीख के, है ना, कि उनके 90 आएंगे तो आपके 100 आएंगे। ये वादा है आप लोगों से, क्योंकि मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब कोई कोचिंग के नोट्स कहीं नहीं पढ़े। मैंने एक दो अच्छी बुक वो पहले आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कि लेक्सिकन अच्छी बुक है, सेकेंड आरसी के कुछ नोट्स हम बना सकते हैं। बाकी हम जैसे टॉपर्स की कॉपियाँ देख सकते हैं कि वो किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो इथिक्स का पेपर है ना, वो ज़्यादा व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, आपकी सोच कैसी है। तो जो भी हम पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपने आस-पास पढ़ते हैं, कोई भी हम देखते हैं कि कहीं भी इथिक्स के अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे इन्वायरमेंट इथिक्स के एग्जाम्पल हम आस-पास देखते हैं, या सोशल इथिक्स के एग्जाम्पल देखते हैं कहीं भी, तो आपने अपने नोट्सों में शामिल कर लिया, एग्जाम्पल लिख लिए। जैसे कहीं भी हम आज देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल आज के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो, तो उसको नोट कर लेना है, जो कि आपके सिलेबस से मतलब जुड़ा हुआ हो। कि कहीं कहीं कोई साहस का एग्जाम्पल हो, निडरता का एग्जाम्पल हो, वो आपने ऐड कर लिया। कहीं मतलब भावनात्मक समझ का एग्जाम्पल हो, करुणा का एग्जाम्पल हो, वो आपने ऐड कर लिया। तो कुल मिलाकर बात ये कि यदि आप इस चीज़ को समझ गए ना कि इथिक्स के पेपर में मार्क्स कैसे कैसे लाने हैं, तो आप स्मार्ट तरीके से मात्र 10 घंटे की पढ़ाई में वादा करता हूँ कि जो लोग 200 घंटे में पढ़ते हैं ना इथिक्स को, वो आप है ना 10 घंटे में पढ़ के उतने मार्क्स ला सकते हो। बस इस चीज़ पर अपने आप पर बिलीव करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है वो लेकर आया है यार। तो इस चीज़ को आप एकदम इग्नोर नहीं करना है, कि विश्वास करना है कि हाँ आ सकते हैं। अब देखो मेरा तो कहने का मतलब है कि
जो मैंने चीज़ बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी से ही अच्छे मार्क्स आते हैं। कोचिंग का कितना रोल होता है? 10% 20% आपको रोल होता है, वो भी गाइडिंग में रोल होता है कि हाँ, आपको ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। तो ये काम कहीं से भी हो सकता है, तो आप कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, मेरे साथ-साथ आप ये पढ़ सकते हो कि लेक्सिकन की बुक पढ़ने की कोशिश करना, या ये हो सकता है कि पहले आप ये 10-12 लेसन जो एथिक्स के मैं पूरे कराने वाला हूँ, ये देख लो। बाद में कोई भी आपके पास एक अच्छी बुक हो, एक कोई भी बुक हो, ज़्यादा नहीं करना, कोई भी एक बुक जैसे लेक्सिकन ले लेना, या एक निशान जैन सर की इथिक्स की हाल ही में एक हिंदी अनुवाद की बुक आई है, कोई इंग्लिश मतलब वर्जन था उसका, तो वो मैंने देखी नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि अच्छी है, तो आप वो देख सकते हो, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। लेक्सिकन पढ़ी जो 50-50 है कि ठीक भी है, नहीं भी है, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है कि एक अच्छी बुक तो हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से अच्छी बातें होती हैं। तो कोई एक बुक पढ़नी है, ठीक है, पहला काम ये करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं, दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम ये करना है, साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपीज देखनी है एथिक्स की। किसकी देखोगे? रवि सियाग की देखोगे। इंग्लिश मीडियम की भी एक कॉपी देखनी है, इस बार विशाखा यादव 6 रैंक है, उसकी कॉपी देखनी है, ठीक है। इसके अलावा शैलेंद्र इंडोलिया जी की कॉपी आप देख सकते हो, 15 और 16 में उन्होंने एथिक्स लिखा है, तो उनकी कॉपियाँ देख सकते हो। मेरिट जो टॉप कॉपी है वो टॉपर्स में आती है, क्योंकि 126 मार्क्स है, और हिंदी माध्यम में मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 821 मार्क्स मेंस में आए हुए हैं। तो आप मेरी कॉपियाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखना, मैंने वहाँ पे इथिक्स की 4 कॉपियाँ सेंड की है, 2 इथिक्स की विजन आइज की, 2 दृष्टि आइज की, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। बाकी फिर सेकेंड ईयर से रिपोर्ट होती है, तो उसको ना आप थोड़ी सी बोरिंग होगी, तो आप ऐसा कर सकते हो, डेली एक एक चैप्टर पढ़ो उसका ना। उसमें क्या पढ़ने लायक कुछ नहीं है, उसमें से नोट्स बनाने हैं बस, कौन से एग्जाम्पल है, कौन से अच्छे आइडियाज उसमें दिए हुए हैं, सजेशन दिए हुए हैं, जैसे भ्रष्टाचार हमें कम करना है उसमें सजेशन है, किस प्रकार हम प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकते हैं वो सजेशन है, किस प्रकार हम एक तरह से पारदर्शिता इनको बढ़ावा दे सकते हैं, वैसे मतलब उसमें अच्छे बातें लिखी हुई है जो कि पढ़नी है, उसमें कोई समझने वाली कुछ बात नहीं है, केवल नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, ताकि लोगों को मतलब मिले, फ्री जो कंटेंट होता है, अच्छा कंटेंट हिंदी मीडियम को मिलना चाहिए, तो मिले। थैंक यू।